हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही डिमांड में रहने वाला टॉपिक, जो कि काफ़ी दिनों से कमेंट्स में, लाइव चैट में कहा जा रहा था कि सर नीर और रीढ़ समझा दीजिए। रीज़न क्या है कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक बाउंसर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो अब सभी घबरा गए हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। आइए आज पूरी नॉलेज यहाँ पर गेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कैसे ये बाकी एक्सचेंज रेट से डिफरेंट है। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2024 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कि स्लीपी क्लासेस ने 2024 के लिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिनमें डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज किए जाते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन की जाती है। इसमें खास बात क्या है कि आपके पीवाईक्यूज में डिस्कस किए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड हो या मेन से रिलेटेड हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, करेंटली 20% डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर आप अवेल कर सकते हैं। मिशन यूपीएससी ये यूज कोड कीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कीजिए। चलो अब आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी कहानी के साथ, कि संगीता जी थी, ठीक है जी, बढ़िया पैसा वैसा कमा रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अब डिसाइड कर लिया कि चलो सेटल हो जाते हैं। जैसे पिताजी बहुत समय से पीछे पड़े हुए थे, रिश्ते दिखा रहे थे, पर संगीता जी ने अब निर्णय ले लिया कि चलो ठीक है पापा, आप दिखा दीजिए लड़का। तो पापा ने क्या किया, पापा ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने लड़का भेज दिया। अनुज नामक व्यक्ति पहुंच गए अपना रिश्ता लेके। तो रिश्ता लेके जब पहुंचे तो पिताजी का सबसे पहला सवाल यही कि भैया बताओ तो सही, कमाते कितना हो। तो कमाते कितना हो, उससे अनुज जी ने बोला कि सर इतनी इतनी मेरी नौकरी है, इतना इतना पैसा वहां से मिल जाता है। अब पिताजी हो गए रिटायर, दिन भर करते हैं इंस्टाग्राम यूज। इंस्टाग्राम जब यूज करते हैं तो वहां पर वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, जो आजकल क्या कहते हैं कि भैया आपको सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है, मल्टीपल स्ट्रीम होनी चाहिए। तो पिताजी ने पूछ लिया कि भैया सिर्फ एक ही जगह से पैसा आता है या बाकी और कुछ भी है। तो लड़के ने बताया कि नहीं नहीं, एक जमीन भी है जहां से थोड़ा बहुत रेंट आता रहता है, गाड़ियां लगाई हुई हैं वहां से भी रेंट आता है, बाकी नौकरी तो है ही। तो ये सोच के संगीता के पिताजी यहाँ पर खुश हो गए कि हाँ जी हाँ, यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लड़के ने जनरेट करके रखे हैं। ठीक है, तो और बात यहाँ पर आगे बढ़ गई। तो जब संगीता के पिताजी अपनी बेटी के लिए जब वहां पर हम सफर चुन चुन रहे हैं, तो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम कैसे अपनी करेंसी की जब स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट ही करें। हमें भी बाकी करेंसीज के अगेंस्ट अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ को यहां पर चेक करना पड़ेगा, और खासकर उन करेंसीज के साथ जिनके साथ हमारा यहां पर ट्रेड चल रहा है, काफी ज्यादा यहां पर ट्रेड है। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कि जहां पर हम बाकी करेंसीज के साथ, जिनके साथ हमारा यहां पर ट्रेड चल रहा है, उनके साथ अपनी खुद की करेंसी को यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें कि चाइना है, यूएस है, सऊदी अरेबिया, तीनों के साथ हमारा बढ़ चढ़ के ट्रेड हो रहा है। चाइना के अगेंस्ट हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, यूएस के साथ डिप्रिशिएट करेगी, और सऊदी अरेबिया के साथ हमारी यहाँ पर अप्रिशिएट करेगी। तो दिमाग में क्या बात आएगी कि जो भी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हुई है, सभी की फाइनल वैल्यू निकालिए, टोटल वैल्यू निकालिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, मेन निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। बट यहां पर आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है आपको 2 पैरामीटर्स पर कंपैरिजन ड्रॉ करना है। पहला पैरामीटर है कि आपको 40 टॉप ऐसे ट्रेड पार्टनर्स निकालने हैं हमारे इंडिया के, और उनकी करेंसीज के साथ यहां पर इवैल्यूएशन करनी है। सेकंड पैरामीटर क्या है कि 6 टॉप करेंसीज आप वहां पर निकालिए और उनके हिसाब से यहां पर इवैल्यूएशन कीजिए। इवैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी कि आपको वेटेज को भी यहां पर कंसीडर करना है, जो कि वहां डिटरमाइन करेगी किस करेंसी का हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतनी ही ज्यादा उस करेंसी की वेटेज भी रहेगी इन बास्केट्स में, चाहे वो 40 करेंसी हो या 6 करेंसी हो। तो 40 करेंसी की टॉप 10 मैंने आपको बेसिक सा एक चार्ट यहाँ पर निकाल दिया है आरबीआई की वेबसाइट से, किस तरीके से वहां पर वेटेज रखी जाती है, ट्रेड बेस्ड पर भी और एक्सपोर्ट बेस्ड पर भी। पर ट्रेड बेस्ड के हिसाब से ही आपकी नीर और रीर की कैलकुलेशन यहाँ पर की जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर नीर क्या हुआ, जो आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, कि जिसके आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज रेट है एट विच वन कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज फॉर बास्केट ऑफ मल्टीपल फॉरेन करेंसीज, उसे हम यहां पर नीर कहते हैं। कि यहां पर आपने सभी इकोनॉमीज के साथ किस प्रकार से आपकी करेंसी वहां पर रिएक्ट कर रही है, करंट एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, उसको आपने मद्देनजर लिया। बट उसको आपने मद्देनजर लिया वेटेड एवरेज के आधार पर, सिंपल एवरेज के आधार पर नहीं। तो अब दिमाग में बात आएगी भैया सर वेटेड एवरेज की बात आपने रख तो दी, बट वेटेड एवरेज को हम निकालेंगे किस तरीके से। तो इसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला रख दिया गया है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है फॉर्मूला देख के, कि सीईआर करंट एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू उसकी क्या रेज टू द पावर यहां पर वेटेज है। ठीक है, सिंपल सी ये एक करेंसी के लिए बात रख दी गई, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास नीर यहां पर आ जाएगा।
जिसमें CER करंट एक्सचेंज रेट है, वेटेज आपकी डेसिमल्स में यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। 40% अगर किसी की वेटेज है तो 0.4 का उसको डेजिग्नेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, 3 कंट्रीज हैं, एक का CER करंट एक्सचेंज रेट 82 है, वेटेज 40 है, एक्सचेंज रेट 60 है, वेटेज 40 है, 55 है, वेटेज 20 है। तो तीनों की वैल्यूज जब आप यहां पर इनपुट करेंगे, आपके पास नीर यहां पर 66.81 आ जाएगा। अब ये तो रहा सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपके बहुत सारे पब्लिकेशन वहां पर निकालते रहते हैं। आरबीआई कैसा फॉर्मूला यूज करता है वो ये है, सिंपली इसी को ही यहां पर समझाया गया है। बट इसमें जो आपकी ये ई ओवर ई आई यहां पर लिखे गए हैं, इसमें आरबीआई कंपेयर करता है हमारी करेंसी को एक और करेंसी के साथ, आईएमएफ की करेंसी के साथ। मैं करेंसी इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि एसडीआर के बारे में बात हो रही है। बट जब हम एसडीआर के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, ना ही ये करेंसी है ना ही ये क्लेम है, सिर्फ एक एसेट है जो कि आईएमएफ द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है। तो यहाँ पर हम करेंसी को कंपेयर करते हैं एसडीआर के साथ, अपनी करेंसी को भी, और जिस करेंसी के साथ हम कंपेयर होना चाहते हैं उसे भी हम एसडीआर के साथ कंपेयर करते हैं। बट ओवरऑल सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से कंप्यूटेशन यहाँ पर की जाती है। तो एक आइडिया लग गया कि अगर करंट एक्सचेंज रेट में या करेंसी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते जाएंगे तो वैसे वैसे नीर में भी चेंजेस आएंगे, और खासकर जब उस पर्टिकुलर करेंसी की हमारे साथ वेटेज यहां पर चेंज होगी तब भी नीर में यहां पर चेंजेस देखे जाएंगे। ठीक है, अब ये तो थी बात सिंपल से नीर की, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें आपने करंट सिचुएशन के हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर दी। बट वही बात आती है कि आपने करंट सिचुएशन को तो देख लिया, बट एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन का कितना इंपैक्ट पड़ा है। तो याद कीजिए नॉमिनल और रियल जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट को। हम उसमें क्या कहते हैं कि नॉमिनल के केस में करंट प्राइसेस यूज हो रहे हैं, और रियल जीडीपी के केस में आपके बेस ईयर वाले प्राइसेस यूज हो रहे हैं, कि उसे हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड बना रहे हैं। तो वैसे ही नीर को भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनाया जा रहा है बाय द मीन्स ऑफ रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसका फॉर्मूला क्या है। अगेन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां पर क्या किया गया कि जो आपका करंट एक्सचेंज या जो करेंसी एक्सचेंज रेट था उसके साथ एक पीआर की वैल्यू डाल दी। अब पीआर क्या चीज है, डेफिनेटली क्वेश्चन में ध्यान में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके रेज टू द पावर वेट कर दिया। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, पीआर क्या है उसे हम यहां पर ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली जब हम रीर की डेफिनेशन की भी बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि नीर को इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दो। तो ये जो पीआर है जिसे हम बेसिकली प्राइस इंडेक्स रेशो यहां पर कहते हैं, वो यहां पर सेट कर देगी ताकि हम नीर को इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सकें। अब प्राइस इंडेक्स रेशो बेसिकली क्या है, ये आरबीआई यहां पर फॉर्मूला यूज करता है। अगेन सिंप्लीफाई करके यहां पर बता दिया गया है, बट आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका पीआर है, जो प्राइस इंडेक्स रेशो है, वो पी ओवर पीआई को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से पी आपकी प्राइस इंडेक्स है किस चीज की, होम कंट्री की, और पीआई आपका प्राइस इंडेक्स है जिसके साथ हम यहां पर अपनी करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं उस देश का। अब प्राइस इंडेक्स कौन सा, बिल्कुल सही, आरबीआई यहां पर सीपीआई ही यूज करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आई होप ये चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी हो। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हम रीर की कैलकुलेशन करते हैं, जिसे डिफाइन किया जाता है एज अ वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स। वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स क्या है, जिसे हम नीर कहते हैं, उसे एडजस्ट किया गया फॉर रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द इकोनॉमीज, या फिर जो आपकी वहां पर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात रखनी है। अच्छा चलो सर, ये चीजें तो सारी क्लियर होगी, इससे हमें पता भी लग गया। मेन मुद्दे की बात यहां पर क्या है कि भैया जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करें, ध्यान रखना नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज नीर की बात नहीं कर रहा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट किस तरीके से दिखता है, जैसे करंटली आपका 80 पार यहां पर हो चुका है। ठीक है, अभी आगे जाते हुए उसको भी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जैसे जैसे वैल्यू वहां पर बढ़ती जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो रुपी है वो वहां पर डेप्रिशिएट होता जा रहा है। बट नीर और रीर क्या है, ये एक इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स है एक तरीके के। इसमें अगर वैल्यू यहां पर बढ़ती जाएगी तो उसमें हम क्या कहेंगे कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। तो बेसिकली वही चीज आपको बताएगी कि रीर और जो नीर, एंड खासकर जो रीर है, बेसिकली ये मेजर करता है किसी भी नेशनल करेंसी की हेल्थ को अगेंस्ट दैट ऑफ द करेंसी जिनके साथ उनका ट्रेड हो रहा है, और किस प्रकार की इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस हम वहां पर रख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, उसको भी डिटरमाइन कर पाते हैं विद द मींस ऑफ रीर। तो जब भी आपका रीर बढ़ता जाएगा, हम इसमें इंक्रीज देखेंगे इस पर्टिकुलर नंबर में, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहां पर अपनी कंपेटिटिवनेस खो चुके हैं। हालांकि इंपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे, बट एक्सपोर्ट्स अपनी कंपेटिटिवनेस यहां पर खो देंगे, जिसके चलते हम कहेंगे कि हमारी लॉस इन ट्रेड कंपेटिटिवनेस यहां पर हुई है। आप सोच रहे होंगे कि सर चलो ये सारी बातें तो ठीक है, आपने समझा दिया, ये तो हम कहीं और पे भी पढ़ लिया था।
हमारे लिए मेन मुद्दा है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पहली दो स्टेटमेंट्स तो चलो सॉल्व होगी कि इंक्रीज हुआ नीर में तो इंडिकेट कर रहा है एप्रिसिएशन हुआ, इंक्रीज हुआ रीर में तो इंडिकेट कर रहा है इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कंपेटिटिवनेस, जो कि क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट गलत है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एप्रिसिएशन हो रही है, एप्रिसिएशन हो रही है तो ट्रेड कंपेटिटिवनेस हमारा इंप्रूव नहीं हो रहा है। अब मुद्दे की बात आती है थर्ड पॉइंट के बारे में कि थर्ड पॉइंट की क्लैरिटी कैसे मिलेगी। तो थर्ड पॉइंट की क्लैरिटी कैसे मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको यहां पर ये फॉर्मूले के आधार पर समझाया कि यहां पर ये प्राइस इंडेक्स रेशियो जो ऐड की गई, ठीक है, नीर के ही केस में आपने पर्टिकुलरली से इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए PR1 की अलग से रेशियो यहां पर डाल दी, जो कि P ओवर PI को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया में किस तरीके से CPI है, बाहर के देशों में किस तरीके से इन्फ्लेशन वहां पर हो रही है, उन दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में जहां पर कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन बेसिकली इन अदर कंट्रीज इट इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। हिंदी में बाद में समझाऊंगा, पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो। 2022 जो आपका 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे था वहां से निकाला गया है। तो बेसिकली यहां पर इस डाइवर्जेंस के बारे में बात हो रही है। ये जो डाइवर्जेंस यहां पर क्रिएट हुई कि रीर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, नीर की वैल्यू हालांकि उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही यहां पर। ठीक है, तो ये रीर की वैल्यू एक्स्ट्रा क्यों बढ़ेगी, जब वो P ओवर PI की जो रेशियो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हमारा जो CPI है इंडिया में, जो इन्फ्लेशन इंडिया में हो रही है उसकी वैल्यू यहां पर बढ़ती जा रही है। जब CPI की वैल्यू यहां पर बढ़ती जाएगी उसका इंपैक्ट डेफिनेटली रीर के ऊपर भी देखा जाएगा। तो उससे हम क्लियरली यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, वैसे वैसे जो हमारी प्राइस इंडेक्स रेशियो है उसका रिजल्ट भी यहां पर ज्यादा आएगा, जो कि इंपैक्ट करेगा रीर की कैलकुलेशन में भी, और नीर और रीर के बीच में काफी डाइवर्जेंस यहां पर देखी जाएगी। तो यही सवाल आपसे यहां पर भी पूछा गया था 2022 के क्वेश्चन में कि इंक्रीजिंग ट्रेंड अगर देखा जाए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, उसका असर पड़ेगा इन द इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट था जो कि मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज जो ये वाले पर्टिकुलर फॉर्मूलास हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को यहां पर ध्यान दो। सिंपल सी जो चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं, PR क्या चीज है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, उसका क्या इंपैक्ट यहां पर क्रिएट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीर का कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, ये RBI यहां पर मेथोडोलॉजी यूज करता है, मैंने बिल्कुल सिंपल आपके लिए यहां पर इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो। डेफिनेटली अगर आपका वैल्यू एडिशन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और कोशिश करो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते रहो जहां जहां से आपको मिलता है, जो जो कंटेंट मिलता है हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको उस प्रकार का कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करते रहें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।